हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बहुत सालों पहले ना मैंने मेरी टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया में, ये एक मेरी सीरीज थी बाय द वे, एंड इसके फर्स्ट नंबर की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस थी चेन्नई में F2 बिल्डिंग। और ये जगह चेन्नई में होने वाली है। आई वॉज रियली वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन जब मैंने उसकी कहानी सुनी थी ना, आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड। अब बहुत सालों बाद आज जाके मेरे पास एक और एक ऐसी कहानी आई जो कि चेन्नई में ही सिचुएटेड है। अब पता नहीं इसको आप कुदरत कहो या फिर इत्तेफाक कहो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये वाली कहानी भी उतनी खौफनाक है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो जगह है ना, इस चीज़ को मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ विद मुंबईज आर्य कॉलोनी, बट इट हैज़ अ लव स्टोरी काइंड ऑफ एन एंगल. Of course, you're watching my story. It is going to be horror, but it has a love story angle in it. And जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तो उस समय ना मुझे एक काफ़ी इमोशनल वाइब भी आ रही थी इस चीज़ के साथ, कि जैसे हम मूवीज़ में लव स्टोरीज देखते हैं वो जैसा आपको महसूस होता है अंत में, इसमें भी वैसा ही है। बस इसमें ना गूज बम्स थोड़े अलग होंगे, आपके रोंगटे खड़े होंगे, बेशक होंगे, लेकिन खौफ के साथ होंगे। मिलेनियल्स और जेनजी को शायद सी वाली कहानी बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी। ये कहानी थोड़ी अलग है। और आपका बिना वक्त और ज़ाया किए मैं इस कहानी को शुरू करना चाहूँगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी रिजवान नाम के एक लड़के की है जो कि दिल्ली शहर में रहा करता था। एंड मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। लाइक दिल्ली के अच्छी खासी जगह पे रहता, पॉश एरिया में रहा करता था। मतलब खानदानी अमीरी जिसको कहते हैं, सेम टू सेम। लाइक अगर मैं एकदम साफ शब्द में विदाउट फिल्टर कहूँ तो ही वॉज अ ब्रैट। वो हमेशा प्रेजेंट में जीता था, आज में जीता था, कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। रिजवान 24 साल का हो गया था, अब तक घर की जिम्मेदारियां उसके सर पर आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो सब कुछ में से उसके पास कुछ भी नहीं था। अक्ल थी उसको, बिल्कुल थी, लेकिन हमेशा ऊटपटांग चीज़ों में वो फोकस करता था ज़्यादा। शराब बहुत ज़्यादा पीना, लड़कियों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा भटकना, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता था। अपने दोस्तों के साथ अय्याशिया करते रहना, माँ बाप के पैसों को बस उड़ाते रहना हर रात को। मतलब आप अभी तक सोच सकते हो कि ये किस नीयत का कैरेक्टर है। अब ये बात है साल 2025 जून के अराउंड की, जब रिजवान के दोस्त उसको चेन्नई लेके जाने चाहते थे, लेकिन उस समय रिजवान का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये वाज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं आना है यार, ऐसा कुछ पार्टी वगैरह करने के, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे घर पे रहना है, ऐसा वगैरह वगैरह वो सब कुछ बहाने दे रहा था। लेकिन उसके दोस्त लोग कह रहे थे अरे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे, एक क्लब की ओपनिंग है और हमारे दोस्त के क्लब की ओपनिंग है, चल वहाँ पे, तू नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा, और प्लस वहाँ पे दारू, लड़कियाँ, हर एक चीज़ मिलेगी तेरे को। अब रिजवान के लिए ये सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात होती थी हमेशा, कि मतलब अगर लड़कियाँ है तो वो तो वहाँ पे जाने ही वाला है। सो ही वॉज लाइक चल ठीक है यार, निकलता हूँ मैं। अब ये माहौल आप समझ जाइए कि उस समय चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, एकदम ग्रे कलर के एकदम बादल हमेशा घिरे हुए हैं पूरे शहर को। ये वहाँ पे उतरा, अपने होटल में गया। अब वो शाम को निकल गया अपने दोस्तों के साथ उस क्लब की ओपनिंग के लिए, और वो जैसे ही गया वहाँ पे क्लब पे, उसका जाके एकदम मुंह उतर गया। ज़्यादा लोग थे ही नहीं वहाँ पे, ना दारू अच्छी मिल रही थी वहाँ पे, और ना इतना ज़्यादा क्राउड था कि मतलब वो किसी से जाके कुछ इंटरेक्शन करे या लड़कियों से जाके बात करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड ही वाज लाइक कि इससे अच्छा मैं दिल्ली में ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। बिल्कुल गाइस, 3 साल से रिजवान एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, वो भी सीरियस, और फिर भी इस इंसान की ऐसी नीयत थी। अभी थोड़ी देर बाद रिजवान को ऐसा लगने लगा कि बहुत बोर हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा हैंडल कर ही नहीं सकता, ये लोग अपने में लगे हुए, मैं बाजू में आके सोफे में बैठा हूँ बस। तो जाते अपने दोस्तों के पास और जाके कहता है कि गाइस मैं थोड़ी देर बाहर से आता हूँ, मेरा ना बिल्कुल भी मन सही नहीं लग रहा है, और ये पार्टी इज़ बुलशिट लिटरली। और ऐसा कह के वो बाहर निकल आता है। बाहर एकदम हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी, और बाहर आके उसने एक सिगरेट लाइट किया। लाइट करने के बाद वो देखता है कि उसके गर्लफ्रेंड के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, वो सबको इग्नोर करता है। एंड उसके बाद वो अपने फेसबुक को ऑन करता है। ऑन करने के बाद वो देखता है कि देखो शहर तो नया है, तो देख लेता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई है इंसान चेन्नई में जो कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में है, तो देखता हूँ, मिलता हूँ उससे। वो अपने फ्रेंड लिस्ट को ऐसा स्क्रॉल कर रहा है और एकदम पुराने एकदम दोस्तों के पास जाके पहुँच गया। एंड फिर वो देखता है कि यहाँ पे एक लड़की है जिसके बायो में लिखा हुआ है स्टेइंग एट चेन्नई। उसको करता है मैसेज, एंड गेस व्हाट, उसका मैसेज का रिप्लाई भी आ जाता है। फिर वो कहता है कि मैं एकदम नया हूँ यहाँ पे, एंड मुझे घूमना है यार यहाँ पे। एक तो लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ी तकलीफ़ है, मुझे तमिल आती ही नहीं है बिल्कुल भी।
फिर वो लड़की कहती है सेंड मी योर एड्रेस, बस इतना ही आता है उसका मैसेज। फिर ये उसको एड्रेस भेज देता है। वो सिगरेट पीता रहता है। फिर 10 मिनट बाद एक स्कूटी आती है उसके एकदम सामने और वो सामने आके खड़ी हो जाती है। वो लड़की ने अपना हेलमेट उतारती है और रिजवान उसको देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। रिजवान जो कि उसको देखकर एकदम दंग बैठ चुका था, अब वो बस खोया हुआ था उसको देखने में। और वो लड़की जो थी उसका नाम था ईशा। ईशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको कहती है हाय माय नेम इज़ ईशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शहर में। फिर रिजवान ने कहा तू हर किसी से इतनी फॉर्मली आके मिलती है क्या? फिर ईशा कहती है अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप तो हमारे शहर के मेहमान हो, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे हम, भरोसा रखिए। फिर रिजवान कहता है अच्छा ठीक है अभी बस बहुत हो गया, हमको घूमना है ना, तो तू मुझसे तू करके बात कर वरना मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। फिर ईशा कहती है अच्छा अच्छा ठीक है आके बैठ जा, लेकिन एक चीज़ याद रख, अगर तू घूमना चाहता है तो आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, अपनी नींद को ना अपने जेब में रख। फिर रिजवान कहता है चल चल ठीक है निकलते हैं। फिर वो लोग जैसे निकल रहे थे ना, ये रिजवान को ना एक अलग सी वाइब आ रही थी उस लड़की के साथ कि ऐसी कोई भी लड़की ना इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रही है मेरे साथ कभी भी। हमेशा या तो लड़कियां डरे हैं या तो हमेशा मेरी बात मान लेती है। ये लड़की ना थोड़ी सी अलग है, रिजिड है थोड़ी। अब रिजवान ना एक चीज नोटिस करता है कि वो ना एक ही जगह पे ना बार बार घूम रही है, एक ही जगह पे बार बार घूम रही। देन वो उसको पूछता है कि तुझे रास्ते नहीं पता है क्या यहाँ के? देन उसके बाद वो कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, वो कभी कभी भूल जाती हूँ मैं बस। फिर उसके बाद वो लोग ऐसी बात करते रहते हैं। एंड देन रिजवान अचानक से कहते हैं कि अरे तुम्हारा शहर बहुत ज़्यादा खाली है यार, रात के खाली 12 बज रहे हैं। देन ईशा कहती है कि हाँ खाली तो है, हर जगह तो ऐसे ही होता है। देन रिजवान कहता है नहीं ऐसा नहीं होता है, दिल्ली में हमारे यहाँ पे 12 बजे ऐसा लगता है कि सुबह हो रही है, बहुत सारे लोग रहते हैं बाहर, ऐसा लगता ही नहीं है कि रात हो रही है या वगैरह कुछ। फिर ईशा कहती है कि फिर तो मैं सोचती हूँ कि अगले जन्म में वहीं पर पैदा हो जाऊँ मैं। फिर रिजवान हंस के कहता है कि अरे अगले जन्म में क्यों, ये जन्म में भी तो तू आ सकती है। फिर ईशा यहाँ पे कुछ कहती नहीं। फिर इस ऑकवर्ड से साइलेंस को हटाने के लिए रिजवान पूछता है कि ईशा सुनो तुम यहाँ पे कितने साल से हो? फिर ईशा कहती है यहीं कुछ 20 साल से। अब ना रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। फिर रिजवान कहता है अरे बारिश हो रही है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे कल अब दिल्ली भी निकलना है। फिर ईशा कहती है चल ठीक है मैं यहाँ पे बाजू में रोक देती हूँ। जैसे ही उन लोग ने बाजू में रोका तो बाजू में ना एक फुटपाथ थी एंड उसके ऊपर एक चाय की टपरी वाला था। ठीक है, अब चाय की टपरी वाला है, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, बस एक बड़ी सी छतरी थी। वो लोग जल्दी से जाके उसके नीचे आके खड़े हो गए। फिर रिजवान कहते हैं अरे पीछे चाय वाला है यार, उससे जाके ना चाय लेके आते हैं चल। फिर ईशा कहती चल ठीक है जाते ले लेते हैं। फिर ईशा कहती कि लेकिन तुम मांगो उससे, मुझे तमिल आती नहीं है। फिर रिजवान कहते तुम 20 साल से यहाँ पे हो, तुमको तमिल नहीं आती? फिर ईशा कहती अरे यार वो अलग कहानी है यार, वो तुझे बाद में बताऊंगी। फिर रिजवान फिर सोचता है कि बहुत ही अजीब बात बोल रही है यार ये लड़की, तो ये तो मान ही नहीं सकता कि इसको तमिल नहीं आती। और उतने में वो चाय वाला खुद ही उसको पूछ लेता है सर 1 कप टी? फिर रिजवान कहता है नो 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 2 कप टी। फिर उसके बाद वो थोड़ा ऐसी अजीब सी शक्ल दिखा के उसको वो चाय बनाने लग जाता है, वो चाय ले लेता है। अब माहौल ना बहुत ही ज़्यादा गुलाबी हो रहा था यहाँ पे, रात हो रही है, बारिश हो रही है, ये दोनों एक छतरी के नीचे खड़े होकर चाय पी रहे हैं। माहौल थोड़ा इंटीमेट सा हो गया था, दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे एक दूसरे के। एंड रिजवान भी ना अपने मन में ही ये वाली बात सोचा था, पता नहीं यार मेरे सीने में ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है मुझे मेरा दिल। एंड ही वाज लाइक कि कुछ तो अलग है यहाँ पे, कुछ तो अलग है, इस लड़की के साथ ही कुछ तो अलग है। और वो ईशा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि ये तो पहले उससे ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। फिर वापस से वो पीछे जो चाय वाला था वो इंटरप्ट करके उसको बोलता है सर कैन यू प्लीज़ कम हियर फॉर अ बिट। वो जाता है और जाके फिर वो टी सेलर उसको पूछता है कि आर यू गोइंग टू ब्लू क्रॉस रोड? फिर वो कहता है नो आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। देन ही इज़ लाइक कि यू शुड नॉट गो टू द ब्लू क्रॉस रोड। देन ही इज़ लाइक ओके आई वॉन्ट गो टू द ब्लू क्रॉस रोड बट आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग करेंटली। देन वो टी सेलर बोलता है कि द होल नाइट आई विल बी हियर ओनली, इट इज़ माई नाइट ड्यूटी, whatever happens you can come here and ask me, or if you want any help I will be here present. Then रिजवान कहता है कि no I don't need any help, it's really very good of you that you are offering your help but I don't need it. फिर उस समय ना ईशा पीछे से उसको चिल्ला के कहती है रिजवान बारिश अभी खत्म हो चुकी है, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। फिर उसके बाद वो वहाँ पे जाता है, स्कूटी में बैठ जाता है और स्कूटी में बैठने के बाद ना वो देखता है कि वो जो चाय वाला है ना एकदम घूर के देख रहा है रिजवान को। वो उसको लगता है कुछ तो ये चाय वाले के साथ ना गड़बड़ है। वो ईशा को कहते हैं कि ईशा ये जो चाय वाला था ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार मेरे को, कुछ भी बोल रहा था। फिर ईशा कहती है कि हाँ यहाँ का लोकल है वो, मैं यहाँ पे उसको जानती हूँ यहाँ पे कुछ,
8-9 साल से जानती हूँ मैं इसे। ये ना जहाँ पे भी कपल्स दिखते हैं ना बहुत इंटरफेयर करता है। अब मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना कि अभी आप ही समझो, एकदम छींटों की तरह बारिश हो रही है, ठीक है, एकदम छींटे गिर रहे हैं बस बारिश के। ये लोग स्कूटी में बैठे हुए हैं, रिजवान एक लड़की के पीछे बैठा हुआ है जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड इसको फीलिंग भी जनरेट हो रही है उसको लेकर। ठंडी हवाएं भी चल रही है, ऊपर से रात हो रही है, रास्ते में कोई भी नहीं है, सिर्फ ठंडक और हवा। अब ये सब के बीच में अचानक से पीछे से एक गाड़ी की लाइट आती है। ईशा पीछे दिखती है और वो कहती है अरे यार ये तो पुलिस वालों की गाड़ी है, मैंने अपना लाइसेंस नहीं लाया है, प्लीज़ एक काम करती हूँ मैं आगे जाके रोक देती हूँ और तुम जल्दी से आगे आके बैठ जाओ, फिर हम लोग स्कूटी चलाने लग जाएंगे। फिर रिजवान कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं अपना लाइसेंस ऑलरेडी कैरी कर रहा हूँ। वो स्कूटी को आगे रोकती है और रिजवान आगे आके बैठ जाता है। फिर वो लोग स्कूटी चलाने लग जाते हैं। फिर पुलिस वालों की जो गाड़ी थी उसने 2-3 बार हॉर्न मारा रोकने के लिए। स्कूटी रिजवान ने आगे जाके रोक दी एंड फिर पुलिस वाली की जो वैन थी, जो गाड़ी थी, वो स्कूटी के एकदम एग्जैक्टली बाजू में आके खड़ी हो गई। एंड वो लकीली उसको हिंदी में पूछता है, उस इंस्पेक्टर को हिंदी आती थी। रिजवान को पूछता है यहाँ पे इतने रात को क्या कर रहे हो, ब्लू क्रॉस रोड जा रहे हो क्या? बाद में रिजवान कहता है नहीं मैं ब्लू क्रॉस रोड नहीं, हम लोग तो घर पे जा रहे हैं। फिर इंस्पेक्टर आसपास दिखता है एंड उसको कहता है आपने पिया हुआ है? फिर रिजवान कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं पिया है, मैं वाकई में अपने घर पे जा रहा हूँ। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, यहाँ से सीधा जाना और लेफ़्ट लेना, राइट जाके मत निकलना अपने घर की तरफ, खामखा आपका रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर पीछे से ईशा रिजवान के कान में कहती है कि जल्दी से निकालो यार यहाँ से, तुम क्या ये पुलिस वालों से बात कर रहे हो, जल्दी निकालो। फिर रिजवान बिना ज़्यादा बात किए वहाँ से निकल जाता है। अब रिजवान पूछता है कि बहुत समय हो गया अभी ईशा, अभी तो बता दे कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। फिर ईशा कहती मैं तुझे बताया तो था कि मेरी मनपसंद जगह पे जा रहे हैं हम लोग। एक काम कर, सुन, अभी हम लोग ऑलरेडी पहुँचने वाले हैं, स्कूटी यहीं पर रोक देते हैं, आगे चल के जाते हैं। फिर रिजवान कहता है अरे नहीं स्कूटी से ही जाते हैं ना यार, इतना कौन चलेगा। फिर वो ना ईशा एकदम इंटिमिडेटली उसको ये कहती है कि देखो अब हम स्कूटी से जाएंगे तो रास्ता जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमारी बातें भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अभी तुम डिसाइड करो कैसे जाना है, स्कूटी से जाके तुमको तुम्हारी रात जल्दी ख़त्म करनी है या फिर चल के हम हमारी रात को थोड़ा और वक्त दे सकते हैं। फिर रिजवान को ऐसा लगा भाई लड़की तो फ्लर्ट कर रही है। He was like कि मतलब चलो मेरा तो यहाँ पे चांस है, मैं तो उतरने वाला हूँ यहाँ पे एंड आई एम गोइंग टू वॉक हियर फॉर अ वेरी गुड टाइम। फिर वो उतर जाता है एकदम मुस्कुरा के, हेलमेट भी ले लेता है अपने साथ ही। फिर वो चलता रहता है और वहाँ पे ना एक गरीब लेटा हुआ रहता है पास में, एक होमलेस आदमी, और वो ना एकदम घूर के देख रहा होता है इसको। वो कहता है कि ईशा देखो एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब है, लोग मुझे यहाँ पे घूरते बहुत रहते हैं, क्या मेरी शक्ल में कुछ लगा है, क्या मैंने अजीब तरीके के कपड़े पहने हैं। फिर ईशा कहती है नहीं यार तुम एकदम नए हो ना, तुमको यहाँ के लोकल्स ने तो नहीं देखा है अब तक, इसीलिए शायद हो सकता है घूर रहे होगे तुम्हें देख के। फिर उसके बाद वो चलता रहता है एंड वो ना ईशा को एक सवाल पूछता है, ईशा तुम्हारी उम्र क्या होगी? फिर ईशा कहती है कि मेरी उम्र कुछ 25 के अराउंड होगी। फिर रिजवान कहता है कि यार तुम्हारी तो अब तक शादी होनी चाहिए थी, या तो एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए थी शादी की। देन ईशा कहती है कि अब तक मुझे कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जिसको मैं अपना कह सकूँ या फिर मैं अपने दुनिया में शामिल कर सकूँ। मेरे दुनिया में शामिल तो बहुत सारे लोग होते रहते हैं, लेकिन पता नहीं यार मेरा उनसे मन उतर जाता है। फिर रिजवान कहता है कि हाँ यार हो सकता है, लेकिन कितने लोग शामिल हुए तुम्हारी दुनिया में अब तक? फिर ईशा इस सवाल का जवाब नहीं देती है एंड वो उसको पूछती है कि तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई? नहीं तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड होगी ना वहाँ पे दिल्ली में। फिर रिजवान कहता है कि नहीं कोई भी ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ, मैं आई एम तो एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप, अ सीरियस वन। फिर ईशा बस ऐसे चलती रहती है रिजवान के साथ ही और एकदम हल्के हाथों के साथ वो रिजवान का हाथ पकड़ती है। फिर रिजवान को ना यहाँ पे जो भी उसके दिमाग में अब तक गंदे थॉट्स चल भी रहे थे यहाँ पे आने से पहले, वो भी हट जाते हैं। और फिर अचानक से ना उसको ऐसा लगने लगा कि मुझे प्यार तो हो गया है इसके साथ, वो तो है यार, मोहब्बत तो हो गई है, मन भी नहीं कर रहा है कि मैं कल दिल्ली निकल जाऊँ। फिर उस वक्त ना वो अपने आसपास देखता है, वो होश में आता है, ऐसा लगता है कि, और आसपास देखता है एकदम अंधेरा है, आसपास एकदम अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो ईशा को कहता है कि ईशा हम लोग शायद से बहुत ज़्यादा दूर आ गए, हमको अपने स्कूटी के पास वापस जाना चाहिए। फिर ईशा कहती है अरे नहीं मेरी मनपसंद जगह बस यहाँ पे 2-3 मिनट की वॉक है बस वहाँ तक जाने के लिए, आओ ना जाके आते हैं एटलीस्ट। फिर वो कहता है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हम लोग स्कूटी के पास वापस जाते हैं। फिर वो ईशा का हाथ पकड़ के वो स्कूटी के पास लेके जाता है। देन उसके बाद वो स्कूटी में जैसे ही बैठता है उस समय उसको याद आता है अरे यार मैंने हेलमेट ना अंदर ही छोड़ दिया, मैं जल्दी से लेके आता हूँ।
फिर उसके बाद ना ईशा उसको देखती रहती है बस। फिर ये अंदर जाता है और ना हेलमेट उठाता है, उसको अच्छे से साफ करता है, और वो ना जैसे ही ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो 3 आदमी उल्टे लेटे हुए रहते हैं, पेड़ से लटके हुए। वहीं पर रिजवान की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती, वो एकदम नीचे गिर जाता है। आसपास देखता है, हर एक पेड़ में बहुत सारे लोग उल्टे लटके हुए रहते हैं और कोई भी जिंदा नहीं है इसमें से। फिर वो भागते हुए ईशा की तरफ जाता है, लेकिन वो जैसे ही भाग रहा था हर तरफ वो देख सकता था कि ज़मीन पर लाशें बिखरी पड़ी है, आसपास हर जगह लाशें हैं, पेड़ के ऊपर लाशें लटकी हुई है, पेड़ के जो ब्रांचेस है वहाँ पे लाशों को रखा गया है, हर जगह पे सिर्फ लाश ही लाश है। जो पेड़ है, पेड़ों के ऊपर से खून टपक रहा है नीचे। उसके पैरों पर जब वो देख रहा है तो उसके चप्पलों पर भी खून भर चुका है। वो भागते हुए ईशा के पास जाके कहता है कि किसी पुलिस वाले को हमको यहाँ पे बुलाना चाहिए, यहाँ पे हर जगह पे लाशें हैं अंदर, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। फिर ईशा उसका हाथ एकदम कस के पकड़ती है और कहती है, अरे रुक जाओ यार, ये क्या बोल रहे हो तुम? हर रोज़ आती हूँ मैं यहाँ, हर रोज़ रात बिताती हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे ऐसा, मुझे नहीं लगता। फिर रिजवान कहता है, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा तुम्हें? फिर उस समय ईशा कहती है कि इस जगह को बदनाम मत करो, ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आसपास घूम रहे हैं जो हमेशा कहते रहते कि यहाँ पे ना आओ, यहाँ पे ना आओ, इस वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर रिजवान ने कहा चलो ठीक है निकलते हैं यहाँ से। वो बैठ जाता है स्कूटी के ऊपर, जाते तो बस इसी बारे में सोचता रहता है, लेकिन ऑल्सो ना वो 1 सेकंड के लिए अपने साइड मिरर में देखता है, वो पीछे देखता है ईशा की तरफ। वो उसको देख के ना वो बस यही सोचता है कि मैं इसको कह देता हूँ आज अपने दिल की बात, लेकिन चलो छोड़ो, मैं उसको अभी तो नहीं कहूँगा, फ़ोन में कह लूँगा, कॉल पे कह लूँगा, ये सारी चीज़ें अभी नहीं कहूँगा। फिर उसके बाद रिजवान कहता है कि चलो ठीक है, मैं क्लब तक लेके जा रहा हूँ अपने दोस्त के, और वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को ऑलरेडी मैसेज कर दिया है कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तो हम लोग साथ में फिर निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो अगर ऐसा चाहिए तो हम लोग कल सुबह मिल सकते हैं, दोपहर की है मेरी फ़्लाइट, तो हम सुबह में मिल लेंगे। फिर ईशा कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल यार, तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर रिजवान कहता है मेरे लिए क्यों, इतनी क्या खास बात है? फिर वो कहती है पता नहीं क्यों रिजवान, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग सा एक कनेक्शन है तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम बाकी लड़कों के जैसे नहीं हो, अलग हो थोड़े। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग साथ में रहेंगे तो हम अच्छे से रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ना रिजवान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि मैं तो कुछ कहा भी नहीं, ये मुझे इजहार करना था ये सारी बातों का, लेकिन ये इसने कह दिया। अब शायद से मैं हर एक चीज़ कह सकता हूँ। फिर रिजवान कहता है कि मुझे भी तुमसे ना कुछ बात करनी है ईशा। फिर ईशा कहती है हाँ बोलो। फिर रिजवान कहता है कि पता नहीं क्यों जब से मैं तुम्हें मिला हूँ ना, मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा अलग लगते हो, ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी लड़की से मैं कभी भी मिला हूँ। लेकिन एक ना कन्फेशन मुझे तुमसे करना है कि ना दिल्ली में मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसको मैं 3 साल से डेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक रिश्ते में आना चाहिए, अभी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उस समय ईशा कुछ कहती नहीं है। फिर रिजवान कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें मना करना है तो तुम साफ साफ कर सकते हो, मैं वैसे भी कभी यहाँ पे आऊँगा नहीं, लेकिन अगर तुम हो यहाँ पे और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे रहते हो तो फिर तुम ही मेरा वो कारण रहोगे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आता रहूँगा। वापस ईशा ने कुछ नहीं कहा। फिर रिजवान ने ना अपने साइड मिरर पे देखा और देखा तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ ही नहीं है, उसके स्कूटी के पीछे कोई भी बैठा हुआ नहीं है। सोचिए, रिजवान वहाँ पे दंग रह चुका था, एकदम दंग रह चुका था। उसने जल्दी से अपनी स्कूटी रोकी, आसपास उसने देखा, आसपास कोई भी नहीं है। उसको एकदम डर लगने लग रहा था कि कहीं गलती से मैंने उसको नीचे तो नहीं गिरा दिया। फिर वो ना उस आखिरी जगह पर भी गया जिस जगह पे उसने साइड मिरर पे उसको देखा था, वो वहाँ पे गया, पूरे रास्ते पर देखा, वो नहीं मिल रही। हर जगह पे वो चिल्ला रहा है ईशा ईशा ईशा, फिर भी वो नहीं मिल रही। अब उसे सोच लिया कि मैं शायद पुलिस को सरेंडर कर देता, वही ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे पिता का भी नाम बहुत ज़्यादा डूब जाएगा, अगर कहीं पे भी मैं गिल्टी फाउंड हुआ तो मैं जाके पुलिस को सरेंडर कर रहा हूँ। फिर रिजवान पास के ही एक पुलिस स्टेशन में जाता है एकदम रोते हुए। फिर जाके जो सामने पुलिस इंस्पेक्टर उसको दिखा, उसके सामने जाके अपना कन्फेशन देने लग गया। सर, मैं एक लड़की के साथ घूम रहा था आज रात को और वो गलती से मेरे स्कूटी से नीचे गिर गई, लेकिन मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, पता नहीं वो कैसे नीचे गिर गई, लेकिन एक चीज़ है, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। फिर जैसे ही वो पुलिस वाले ने उसका चेहरा देखा, उसने कहा तू तो वही है ना जो अपने घर पे जा रहा था। और फिर रिजवान को दिखा ये वही पुलिस वाला है जिसने उसको चेतावनी दी थी कि ब्लू क्रॉस रोड में मत जाना। ये कहता है कि हाँ साहब, मैं वही लड़की की बात कर रहा हूँ जो कि मेरे पीछे बैठी हुई थी। और पता नहीं कैसे
हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, मैं अपने घर नहीं जा रहा था, मैं आपको सच बता दूँ। उस लड़की ने कहा कि ये मेरा मनपसंद जगह है, मैं तुझे वहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ। वो मुझे वहाँ पे लेके गई, हम लोग वहाँ पे थोड़ा चले वगैरह। फिर जैसे हम लोग वापस लौट रहे थे, मैं अपने क्लब वापस जा रहा था, उस समय वो रास्ते में शायद मुझसे गिर गई। फिर वो पुलिस वाला कहता है एक दूसरे पुलिस वाले को कि सबसे पहले इसका ड्रग टेस्ट कर, और दूसरी बात कुछ लोग चलो मेरे साथ वहाँ पे देखने के लिए। उसने पहले नाम पता वगैरह उसका सब पूछा कि वो लड़की का नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या है, या फिर एटलीस्ट उसका सोशल मीडिया आईडी क्या है, जिससे शायद उसका लोकेशन पता लग पाए। और फिर ये भी कह दिया दूसरे हवलदार को कि सबसे पहले इसको रिमांड में लो, इसको कस्टडी में बिठाओ यहाँ पे। रात भर रिजवान वहीं पे पुलिस स्टेशन में बैठा रहा, बस सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी में वैसे भी कुछ खास है नहीं, अपने माँ बाप के पैसे बस इस्तेमाल करता रहता हूँ, 24 साल का हो गया हूँ, कुछ भी अपने ज़िंदगी में नहीं किया मैंने। पढ़ाई भी कम से कम मुझे मास्टर्स करना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लेता, अपने पिता की कंपनी आगे बढ़ा लेता, कुछ नहीं किया। और आज यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। ना मेरे दोस्तों को पता है, ना मेरे परिवार वालों को पता है, ज़िंदगी में कुछ खास था ही नहीं। फिर अचानक से ईशा आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इससे मोहब्बत हो चुकी है, आज मैंने उसको भी खो दिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस ज़िंदगी में क्यों हूँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। फिर उस समय अचानक से वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने धक्का मार के वो दरवाज़ा खोला। उसने मतलब एकदम ब्रूटली उसने रिजवान को उठाया और उसके जीप में डाल दिया। रिजवान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था पूरे रास्ते में कि उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, कि कहीं पता तो नहीं चल गया कि ईशा के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर उसको गाड़ी से नीचे उतारता है, और यहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्टर और रिजवान ही थे उस गाड़ी में। जहाँ पे वो चल रहा था ईशा के साथ, उसी रास्ते पे उसको लेके जाते और पूछता है वो इंस्पेक्टर, यहाँ पे आए थे तुम लोग? फिर रिजवान कहते कि हाँ साहब, मैं यहीं पे आया था, वो मुझे यहीं पे चला रही थी। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर एक स्मोक स्माइल करता था अच्छा, मुझे पता था यहाँ पे आए रहोगे। वैसे इस जगह का नाम है ब्लू क्रॉस रोड, यहीं पे आने से मना कर रहा था मैं तुझे। फिर उसके बाद उसको वापस से जीप में बिठाता है और उसको उसी चाय वाले के पास लेके जाता है जिसके पास ईशा और वो खड़े होके चाय पी रहे थे। फिर वो इंस्पेक्टर बाहर निकलता है, उसको बाहर निकलते और पूछता है कि यहाँ पे आए थे तुम लोग? फिर रिजवान कहता है हाँ साहब, मैं यहाँ पे भी आया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम लोगों ने छतरी के नीचे फिर उन लोगों ने चाय भी पी थी, मैं यहाँ पे आया था। फिर इंस्पेक्टर कहता है मैं भी आया था ईशा के साथ यहाँ पे साल 2018 में। जो आज रात को तेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उस समय मैं इंस्पेक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहा था, और वो रात मेरे साथ भी वही हुआ जो तेरे साथ हुआ। मैं भी उससे मिलकर प्यार कर बैठा था, और उस रात मैंने भी उसको अपने नज़रों के सामने एक ट्रक से कुचलता हुआ देखा हूँ। मुझे लगा वो कहानी वहीं से शुरू होकर वहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कहानी कभी वहाँ पे शुरू हुई ही नहीं थी। फिर रिजवान कहता है आप ईशा के साथ आए थे? मतलब आप यहाँ पे ईशा के साथ बैठे थे? आप मेरी ईशा को जानते थे? फिर वो इंस्पेक्टर कहता है कि इतना चौंकने वाली बात नहीं है, यहाँ पे वो हर किसी के साथ हो चुका है। फिर रिजवान कहता है लेकिन वो मेरे साथ तो एकदम जिंदा थी, वो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके सामने वो मरी थी? फिर इंस्पेक्टर कहता है वो मेरे सामने भी नहीं मरी थी। वो जाता है उसके जीप में और एक फ़ाइल लेकर आता है। वो आके उसके सामने वो फाइल खोलता है, उसकी फ़ोटो रहती है ईशा की, और उसके आगे सारी उसके डिटेल्स लिखे हुए थे। ईशा इसका नाम है, ये दिल्ली की रहने वाली लड़की है, चेन्नई में आई थी कुछ समय के लिए, इसको यहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ भी नहीं पता था। एक समय में वो यहाँ पे आई थी अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए चेन्नई में जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने उसको धोखा दे दिया था और किसी और से शादी कर ली थी। और इस कारण ये जिसको भी तू देख रहा है, जिसको मैंने देखा था यहाँ पे मरते हुए, वो कोई भी असली इंसान नहीं थी, असली शख्स नहीं थी, वो सिर्फ उसकी यादें थी जो हमारे सामने भटक रही है। एक सीधी सरल भाषा में अगर मैं तुझे बताऊं तो ये उसकी भटकती हुई आत्मा थी। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, चाहे किसी को वो टेक्नोलॉजिकल वे में किसी को मिल जाती है, कभी वो किसी और को रास्ते में मिल जाती है और लोग उससे प्यार कर बैठते हैं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लोग उसके प्यार में मोहित हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ को लेकर। और जब आखिरियत में लोगों को दिख जाता है कि ईशा गायब हो चुकी है या फिर वो मर चुकी है, तो उस गिल्ट में आके लोग भी मर जाते हैं। आसपास कोई भी ऐसा जंगल नहीं है या फिर कोई भी ऐसी सुनसान जगह नहीं है। सुनसान जगह है तो वो है ब्लू क्रॉस रोड, वहीं पे जाके लोग आत्महत्या करते आए हैं और उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बच पाए हैं। मैं बच पाया हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, मैं भी मुंबई का हूँ, इसलिए मुझे हिंदी आती है। तेरे साथ मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया था ईशा के लिए। यहाँ पे आऊँगा, उससे मिलूंगा, अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, और आज इसी कारण मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। ये जो पीछे ये जो चाय वाला तुझे दिख रहा है, जिससे तू आके मिला था, उसने भी तुझे टोका होगा ब्लू क्रॉस रोड नहीं जाना उसके वजह से। वो भी मिल चुका है ईशा को। वो भी एक ज़माने में आया था राजस्थान से,
लेकिन यहाँ पे आज अटका हुआ है उसी अपनी मोहब्बत के इर्द गिर्द रहने के लिए। फिर रिजवान ने जल्दी से अपना फ़ोन खोला, उसने वो फेसबुक पे गया, मैसेज पे जाता है, मैसेज पे जाके उसको कोई भी मैसेज नहीं दिख रहा था। उसने जल्दी से उसका प्रोफाइल चेक किया तो जो आखिरी पोस्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा था वो साल 2012 का था जब उसकी मौत हुई थी। सब इसलिए याद आ रहा है कि लोग उसको घूर घूर के क्यों देख रहे थे, चाय वाले ने सबसे पहले उसको 1 कप के लिए क्यों पूछा था, और क्यों जब उसने उसको 2 कप बोला तो इसलिए उसने उसको टोका था कि ब्लू क्रॉस रोड पे नहीं जाना, क्योंकि उसको पता था कि इसके इर्द गिर्द कौन है। वो इंस्पेक्टर कहता है कि देख, मोहब्बत के कारण ईशा ने भी खुदकुशी करी थी, तुझे भी मोहब्बत हो गई है, लेकिन तू भी मत करना ये सारी चीज़ें। मैंने करने की कोशिश करी थी, ये चाय वाले ने भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तेरे भी माँ बाप होंगे, एटलीस्ट उनके लिए जी। हर किसी को मोहब्बत होती है, लेकिन उसको भूल जाने में या फिर एटलीस्ट उसी एक दर्द के साथ जीने में तुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वो कर और अपने घर चले जा। मैं नहीं जा सका, ये चाय वाला नहीं जा सका, लेकिन तू जा, तू खुशी से रह। रिजवान वापस अपने घर चले जाता है और घर जाने के बाद वो कभी भी इस रात को अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स को मिला था जो कि पहले तो बेहद खूबसूरत थी, बेहद केयरिंग थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा नहीं। एंड गाइस, ये जो रोड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लू क्रॉस रोड, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है कि वो हॉन्टेड है। वो हॉन्टेड है, इंटरनेट आर्टिकल्स में हॉन्टेड है, रेडिट पे मिल जाएगा, हर जगह पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा कि हाँ, ये खौफनाक जगह है, आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए रात में। अब ये ईशा वाली कहानी कितनी ज़्यादा सच्ची है या मेल पे मुझे जो आया वो किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ था इसलिए उन्होंने ये मेरे को भेजा है, अब वो तो आपके हाथ में है। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ये वाली कहानी कितनी सच्ची लगती है, या फिर आपको ये वाली कहानी मज़ेदार लगेगी नहीं लगी। एंड आज ना इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि किसी अनजान से मिलने से पहले एक बार देख लीजिए, उसको देख लीजिए, उसको परख लीजिए, वरना हो सकता है आपको उससे मोहब्बत हो जाए, उसको देख के आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और उसी को देख के आपकी जो दिल की धड़कन है वो कमज़ोर भी हो जाए और आखिरी बार भी उसी को देख के धड़के। हो सकता है। चौकन्ने रहिए। माय नेम इज़ अमान पारकर और मैं मिलूंगा आपको मेरी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।